गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर लिया था उस लेक्चर में हमने विभिन्न वातावरणीय कारकों द्वारा विभिन्न जीवों पर जो प्रभाव पड़ रहे थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम वाइंड यानी वायु वेग का विभिन्न जीवों पर या पादपों पर जो प्रभाव है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कुछ एडेपिक फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वायु वेग, एयर वेलोसिटी। हम जानते हैं कि वातावरण में वायु का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले है और वो वायु किसी न किसी रूप में सभी जीवों को प्रभावित करती है, चाहे वो प्राणवायु के रूप में हो या वायु गति के रूप में। अगर हम विंड की बात करें तो यहाँ पर वायु की गति, वायु दाब आदि धनात्मक या ऋणात्मक रूप से जीवों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें डायरेक्टली यदि हम इसके बेनिफिट्स देखें तो वायु वेग के द्वारा फलों में प्रकीर्णन, बीजों में डिस्पर्सल, परागण आदि कई क्रियाएं इसके द्वारा निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं, अगर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हम देखें तो बेटा आप जानते हो कि अभी बारिश का मौसम है और जब वायु चलती है तो हवा के वेग से आपने देखा होगा जनरली फसलें जो होती हैं वो बिल्कुल जिस दिशा में वायु का वेग होता है उसी दिशा में वो झुक जाती है। इसी प्रकार यदि किन्हीं स्थानों पर वायु वेग चलता रहता है तो वहाँ पर पादपों में विरूपण हो जाता है, वो उसी दिशा में ढल जाते हैं, अर्थात पादपों में विरूपण हो जाता है। अगर वायु वेग बहुत तीव्र है तो वृक्षों का टूटना एवं उखड़ना, साथ ही साथ मृदा का अपर्दन यानी मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य वायु करती है, तो मृदा का अपर्दन होता है। नेक्स्ट यदि हम देखें यहाँ पर कई स्थानों पर जहाँ पर इस प्रकार से तीव्र वायु चलती रहती है तो वहाँ पर प्लांट्स की जो एपिकल सेल्स होती हैं, ऊपर वाली कोशिकाएँ जो होती हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं, जिसके कारण पादप की लंबाई में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाती है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो वायु के तीक्ष्ण वेग के कारण, तीव्र वेग के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर तीव्र हो जाती है, किंतु यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक होगा अत्यधिक तीव्र वायु के साथ जो है वह स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लगभग बंद हो जाती है। तो ये था वायु वेग। इसके पश्चात हम यहाँ पर ले रहे हैं स्थलाकृतिक कारक। देखिएगा आप यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्थलाकृतिक कारक। इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा समझ में आएगा, जिसे हम आल्सो नॉन एज टोपोग्राफिक फैक्टर। तो स्थलाकृतिक यानी स्थल का जो आकार है उसके द्वारा भी जीवों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो मैं आपको एक बार समझाना चाहूँगा। देखिएगा राजस्थान जो है दो भागों में बटा हुआ है। मध्य में अरावली पर्वतमाला है और उस अरावली पर्वतमाला के एक तरफ जहाँ भारी वर्षा होती है उसी साइड दूसरी ओर जहाँ जैसलमेर वगैरह है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वर्षा बहुत कम होती है। तो ये जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये जो प्रभाव आ रहा है वो किसके कारण है? बहुत ईजियर वे में अगर हम कहें तो सीधा है, ये जो प्रभाव पड़ रहा है वो अरावली पर्वतमाला के द्वारा पड़ रहा है। इट मीन्स जो स्थल की आकृति है, उसका स्लोप है, ढलान है, आकार है, ऊंचाई है, ये सभी बातें कहीं ना कहीं पादपों के निर्धारण और जंतुओं के निर्धारण का कार्य करती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक वो साइड, राजस्थान की वो साइड जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर बहुत अधिक तरह के पादप पाए जाते हैं, उपोष्ण शीतोष्ण कई तरह के पादप पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ मरुस्थलीय पादप अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर स्थलाकृतिक कारक को देखते हैं। ये इसमें सबसे पहला अगर हम देखें तो वो है एल्टीट्यूड, ऊंचाई। यदि हम देखें
जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो पर्वतों पर उपस्थित पादपों की प्रकृति परिवर्तित होती जाती है। यदि हम यहाँ पर देखें, जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे अलग तरह के पादप पाए जाते हैं, जबकि हिल स्टेशंस पे कॉनिफर्स वगैरह अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कहें, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तापमान बढ़ता जाता है, तापमान में कमी आती जाती है, और उस तापमान में कमी के साथ साथ वायु सघन हो जाती है एवं दाब बढ़ता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पादपों की जो प्रकृति है वो चेंज होती जाती है। यहीं पर यदि हम कहें तो प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6 से 7 डिग्री तापमान में कमी आती है। अर्थात हम सीधा सा कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप पर्वतों पर ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो वहाँ पर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन या पादपों के प्रकार जो हैं परिवर्तित होते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे पादपों की प्रकृति और उनका आवास एवं स्वभाव में भी परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर दूसरा टॉपिक जो मैं लेना चाहूँगा वो है ढलान, स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, जो डायग्राम मैंने दिया हुआ उस डायग्राम से आप समझिएगा। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि अरावली पर्वतमाला एक तरफ है, बीच में है, जबकि जहाँ बादल आ रहे हैं और जहाँ बारिश हो रही है वहाँ पर सघन वन क्षेत्र है, दक्षिणी ढलान। जबकि दूसरी ओर हिमालय के दूसरी ओर जहाँ पर वर्षा, क्योंकि बादल वहीं रुक जाते हैं और वर्षा नहीं हो पाती है, उस साइड यदि आप देखते हो तो वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो हैं वो बिल्कुल डिफर हो गई। तो ये जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ऊंचाई के कारण, ढलान के कारण और पर्वतों की दिशा के कारण। तो यहाँ पर हमें ये तीनों चीज़ें समझना बहुत अनिवार्य है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ ढलान की, तो इन स्थानों पर वर्षा का जल स्थिर नहीं रह पाता। अब जहाँ पर जल स्थिर नहीं रह पाएगा वहाँ पर बहुत कम मात्रा में पादप पाए जाएंगे, यानी वहाँ पर जो पादप होंगे वो विरल होंगे, स्कैटर्ड होंगे, दूर दूर स्थित होंगे। जबकि वो स्थान जहाँ पर ढलान समाप्त होती है, यानी पर्वतों का निचलीय क्षेत्र जो होगा वहाँ पर पानी आकर के इकट्ठा होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर सघन वन क्षेत्र डेवलप हो जाता है। पर्वतों की दिशा इसी प्रकार से निर्भर करती है, जो मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझा चुका हूँ। और ये डायग्राम आपको बहुत ही वेल नोन तरीके से समझा रहा है कि पर्वत जिस दिशा में पर्वत हैं उस दिशा में जब बादल आते हैं तो बादल यहाँ से टकरा जाते हैं, टकरा करके यहीं पर बारिश उसमें होने लगती है, और उस बारिश के फलस्वरूप जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर सघन वन क्षेत्र डेवलप हो जाता है। जबकि दूसरी ओर यदि आप देखते हो तो यहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है, ऊंचाई के कारण ये प्रभाव हुआ है, और यहाँ पर जो वन क्षेत्र जो निर्मित हुआ वो है मरुस्थलीय क्षेत्र। नेक्स्ट,